हमने उसकी थ्योरी के अंदर एटलीस्ट 3 फॉर्मूलेस पढ़े हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, मेरा ये म्यू निकल के आ रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फिर मेरे पास कैसे निकल के आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या था? सबसे पहले था साइन आई अपॉन साइन आर, इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब मैं फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली फिर वापस म्यू के बारे में बात आ गई, तो वो क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये दूसरा फॉर्मूला था, ठीक है। दिस वाज द सेकंड फॉर्मूला। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ रहा था जो हमने कल किया, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ये सारे फॉर्मूले हमने कल मतलब कि पिछले 3 दिन में ये फॉर्मूलेस के ऊपर काफी डिस्कशन किया, हमने काफी कुछ फाइंड आउट किया इन फॉर्मूलेस के ऊपर। अब जो भी पेंडिंग रह गया, इन केस अगर कुछ भी रह गया इसमें से कुछ समझने वाला, तो वो सारा न्यूमेरिकल्स में कवर हो जाएगा, वो सारी बातें मेरी न्यूमेरिकल्स में कवर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। सो मेरा आज का पहला न्यूमेरिकल निकल के आ रहा है, ठीक है, नोट करते जाइए। जो मेरा पहला न्यूमेरिकल निकल के आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। अब ये वाला क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में बहुत बार आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट ऑफ येलो, green and red colors are mu y, mu g and mu r. Rearrange these symbols in increasing order of values। देखिए, अब हमने कल बात की थी वेवलेंथ के बारे में, तो ये वेवलेंथ के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन निकल के आ गया। अब ये वेवलेंथ के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। अब याद रख लो, एक बात याद रख लो, यहां पे आपके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये बताओ कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा। अब याद रखिएगा, वेवलेंथ रेड कलर की मैक्सिमम होती है, येलो कलर की उसके बाद आती है, ग्रीन कलर की उसके बाद आती है। ये वेवलेंथ का सिंबल है। दिस इज द रीजन कि क्यों डेंजर ऑब्जेक्ट्स हमने की थी ना, सबसे पहले दिन हमने कुछ बातें डिस्कस की थी आपस में, ठीक है, लेकिन मैंने वहां पर रीजंस नहीं दिए थे, सिर्फ आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक की थी। दिस इज द रीजन व्हाई जो डेंजर सिग्नल्स हैं या जो हैवी कन्वेंसेस हैं वो सारी की सारी रेड कलर के बाद साथ बनती है। रेड कलर क्यों किया जाता है उसके ऊपर? सो दैट वो दूर से ही नजर आ जाए। रेड कलर का रीजन इसके लिए निकल के आता है, सो दैट वो दूर से नजर आ जाए, ठीक है। तो रेड कलर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसके बाद येलो कलर करता है, देन उसके बाद ग्रीन कलर। अब अगर आपको चेक करना है ना कौन सा कलर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो क्या याद करो? विबग्योर। ये वर्ड याद रख लो, विबग्योर, ठीक है। विबग्योर क्या निकल के आ रहा है? अब विबग्योर के अंदर ये वी रिप्रेजेंट करता है वॉयलेट को, ये इंडिगो,
ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज एंड देन रेड। ठीक है, अब डिस्टेंस किसने ज्यादा ट्रैवल करना है, तो इस डायरेक्शन में डिक्रीज करता जाएगा। डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एनी कलर, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विबग्योर के अकॉर्डिंग। तो मेरा रेड कलर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ऑरेंज कम, उससे थोड़ा कम हो जाएगा, येलो थोड़ा उससे कम, ग्रीन थोड़ा उससे कम, एंड सो ऑन। क्लियर हो रही है? अच्छा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यहां पर म्यू, जो म्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। हमने ये कल डिस्कस किया था। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं यहां पर रब कर रहा हूं, इस बात को रब कर रहा हूं। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करने वाला हूं, सॉल्यूशन में यहां पर लिखूंगा इस तरह से, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये रीजन दूंगा मैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। चेक कर लो जाए। ठीक है, अब फिर मेंशन करूंगा, ये इक्वेशन आ गई, फिर मेंशन करूंगा लैम्डा ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ग्रीन कलर, येलो कलर, लैम्डा ऑफ ग्रीन कलर। तो यहां से मेरा रिजल्ट निकल के आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उल्टा हो जाएगा, म्यू ऑफ रेड कलर इज लेस देन म्यू ऑफ येलो कलर इज लेस देन म्यू ऑफ ग्रीन कलर। तो ये मेरा आंसर निकल गया प्रॉपर रीजन के साथ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ। दिस इज माय आंसर। अब ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। मैंने प्रॉपर रीजन के साथ आपको बता दिया कैसे निकल गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन चलो बहुत पुराना हो गया, 1997 में बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, हो गए काफी सारे, मतलब कभी ना कभी पहले उसके बाद भी रिपीट हुआ होगा, लेकिन मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली ये 1997 में आया होगा। ठीक है, चलो क्लियर है इतनी बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं, कुछ नया पता चला होगा इसमें। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे उत्तर आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो न्यूमेरिकल निकल के आ रहा है, तो नोट कर लो इसमें न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 if speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Find velocity of light in medium. बड़ा इजी क्वेश्चन है, सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आ गया, न्यूमेरिकल के ऊपर ही निकल के आ गया। ठीक है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मुझे वेलोसिटी निकालनी है लाइट की इन द मीडियम, मतलब ग्लास में लाइट की क्या स्पीड निकल के आ रही है वो बतानी है, मुझे वेलोसिटी बतानी है। तो कैसे करेंगे, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, सॉल्यूशन सीधा निकल के आएगा। जब भी म्यू की बात की जाती है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो ये स्पीड ये फॉर्मूला, अब यहां पे c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकल गया, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकल गया। ठीक है, वैसे भी हमने परसों डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो वही रिलेशन आ गया। तो यहां पर अब आपको क्या गिवन है, अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है तो पहले पिछले चैप्टर की वीडियो देखे जो हमने डिस्कस किया है ये सारा 3 दिन के अंदर, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाए। ठीक है जी, तो यहां से मेरा क्या निकल गया, इस तरफ लिख रहा हूं, तो v क्या निकल गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नीचे आ गया 1.5, नीचे आ गया 1.5, तो v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज मिल गई, दिस इज माय आंसर। टेंशन मत लो, बड़े इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, धीरे धीरे लेवल राइज करूंगा, धीरे धीरे लेवल राइज करता जाऊंगा इन क्वेश्चंस का। नोट कर लो इसे, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नहीं 1 मिनट नहीं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, जल्दी कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा फिर से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है हाउ डज, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हाउ डज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूं, हाउ डज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीम of ultraviolet light change when it goes from air into glass। अब हमने जो भी डिस्कस किया पिछले 3 दिन के बीच में, उसमें हमने स्पीड के साथ बात की थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वेवलेंथ के साथ बात की थी, और स्नेल्स लॉ की बात की थी। उसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बात नहीं की थी, हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ लिया था। वो क्या होता है मैं समझाता हूं। एक्चुअल में क्या था, जब हमने लैम्डा का फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, ठीक है, लैम्डा वाज डिस्टेंस, ठीक है, जब लैम्डा का फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हमने लिखा था वेलोसिटी इनटू टाइम, यहां से वेलोसिटी निकल के आया था लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम। अब याद रखिएगा 1/टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, 1/t होता है मेरा फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर वन थिंग, 1/t इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इट मींस वेलोसिटी मेरा क्या निकल के आता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी निकल गया, ये इस तरह से निकल गया ये फॉर्मूला। और अगर आपको रिजल्ट याद हो, जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिजल्ट लिखा था तो वहां पर टाइमिंग की कटिंग हो जाती थी। अगर टाइम की कटिंग हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी की तो कटिंग होगी, तो इसका सीधा रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, इसका सीधा आंसर निकल के आएगा मेरे पास। ठीक है, ये जो लिखा हुआ इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में, और इसका आंसर यहां पर नोट कर लो। मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख रहा हूं, जगह कम है मेरे पास। ठीक है, तो सिंपल लिखोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चाहो तो रिजल्ट लिखना लिख दो। सो देयरफॉर frequency will remain same. How does the frequency of beam of ultraviolet change when it goes from air into glass? तो आप सीधा लिखो mu is independent of frequency, so frequency will remain same. frequency के ऊपर कोई असर नहीं आता। लैम्डा चेंज होता है, frequency का चेंज नहीं होती। उसका रीजन भी मैं देता हूं। यहां तक समझ में आ गया? अब उसका रीजन देता हूं मैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, कलर ऑफ लाइट इज बिकॉज ऑफ, ये हायर क्लासेस में पता चलता है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, मतलब अगर रेड कलर ले रहे हो तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, अगर ग्रीन कलर ले रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। मतलब अगर आप कलर्स की बात कर रहे हो ना, जितने भी कलर्स की बात कर रहे हो दुनिया में, तो वो सारे के सारे कलर्स की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब आप चेक करो, व्हेनेवर एक लाइट वाटर में से निकल के आपकी आईज में आ रही है, पहले वाटर में है वो आईज लाइट, फिर वाटर में से निकल के आपकी आईज में आई, ठीक है, उसका कलर थोड़ी ना चेंज हो जाता है। अगर वो रेड कलर की है वाटर के अंदर, तो वाटर के बाहर आकर भी उसका कलर रेड ही रहेगा। हमने वो प्रैक्टिकल देखा था जिसमें वो जार के अंदर एक ट्रफ के अंदर पानी था, तो ग्रीन कलर की लेजर बीम डाल रहे हैं, तो ग्रीन कलर की लेजर एयर के अंदर भी ग्रीन कलर की थी और वाटर के अंदर भी जाके वो ग्रीन कलर की थी। इट मींस फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती तो ग्रीन कलर भी चेंज हो जाता। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी लाइट या आपकी इमेज या कोई लाइट आप, ठीक है, ग्लास में से पास करके निकल के आ रही है, कोई लाइट अगर ग्लास में से पास करके निकल के आ रही है, अगर एयर में वो कलर उसका रेड निकल के आ रहा है या ग्रीन निकल के आ रहा है या येलो निकल के आ रहा है, तो ग्लास में से भी पास करके उसका कलर चेंज नहीं होता। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। इफ देयर इज नो चेंज इन कलर देन फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। इसे ऐसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को याद रखने का एक वे है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। नोट कर लो, color depends upon the frequency of a light and when light changes its medium, ठीक है, its color does not change, therefore its frequency will remain same, therefore its frequency will remain same, ठीक है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है ये मेरा, कहता स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is 2 into 10 is to power 8 meter per second. Find refractive index of glass. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना। अरे ये फॉर्मूला अभी हमने पीछे लगाया इसे सॉल्व करने का। जब भी ये फॉर्मूला निकल के आएगा तो ये लगाओ फॉर्मूला C/V का। एवरी टाइम C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो याद रख लो आप, दिया नहीं होगा कभी कभी न्यूमेरिकल्स में, तो वो होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर C क्या दिया हुआ मेरा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। वेलोसिटी मत लिखो, अगर उसने स्पीड लिखा है ना तो आप भी स्पीड लिखो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो वो मेरे पास कैसे निकल गया, अब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, वो हो जाएगा 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 into 10⁸। ये मेरी कटिंग हो रही है, तो क्या बचा 3 into 2 that is 1.5। दिस इज माई आंसर। सीधा सीधा क्वेश्चन, चेक करिए एक बार, सीधा रिप्लाई। समझ में आ गया, फॉर्मूला बेस चल रहा है सारा कुछ, और कुछ नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन की टाइप थोड़ी चेंज कर रहा हूं, ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही, लेकिन क्वेश्चन की टाइप चेंज हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन की टाइप चेंज करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आपको म्यू वाटर डिवाइडेड बाय म्यू एयर दिया हुआ, ठीक है, तो बुक्स में या न्यूमेरिकल्स में इस सिंबल को कभी कभी ऐसे लिख दो। इस चीज को नोट करिए कि इस चीज का मीनिंग, मतलब मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी दे सकते हैं, इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है जो आपके सामने लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर,
ठीक है, तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकाला जाता है उसे ऊपर लिखा जाता है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी इस तरह से हमें डाटा गिवन होता है, तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ पता नहीं क्या लिखा आ गया। ठीक है, इसका मीनिंग समझिए, इसे कैसे डोनेट करना। ठीक है, सो अगर एग्जाम में आपको इस चीज के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल्स में अगले न्यूमेरिकल के बीच में ऐसा ही कुछ यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है मुझे, वो क्या दे रहा है क्वेश्चन के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2. Find refractive index. Find refractive index of glass with respect to water. Water के with respect to find करना. Find refractive index of glass with respect to water. ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग समझो। जब कभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है ना 4/3, तो उसका मीनिंग क्या होता है, या ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना 3/2, तो उसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि इधर या तो ये विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकाला होगा या ये विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला होगा। ठीक है, तो वो आपकी विश है, जिसे वैसे आप अर्थ के ऊपर हो, वी आर सराउंडेड बाय द एयर, एरिया हमारी सराउंडिंग के बीच में, तो व्हेनेवर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे वाटर की या ग्लास की, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू एयर के साथ ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर के साथ ही निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मेरे को इसका सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन में कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, इसका मीनिंग आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या करने आ गए हम, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सीधा यूज नहीं कर सकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला। ठीक है, अब याद रखो ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है ना, ये वाली वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ये दी हुई है न्यूमेरिकल के बीच में, न्यूमेरिकल के बीच में। तो इट मींस जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया होता है, मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही निकाल के दिया होगा, वो बताएगा नहीं। ठीक है, जब वो वर्ड यूज नहीं कर रहा, या तो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा। ठीक है, इन दोनों में से ही होता है। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेटली एयर और वैक्यूम को यहां पर अप्रोक्सीमेटली 10th क्लास में सेम लेके चलते हैं। ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस का फर्क होता है, वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, पर आप ये बात को याद रखो। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास निकल के आ रहा है कि मैं अब इनकी वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, तो मेरे पास इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो ऊपर निकल के आ गया 4/3, नहीं 3/2, ऊपर ग्लास है ना, तो ग्लास का पहले निकल के आएगा। ठीक है, 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, ठीक है जी, 9/8। इसे डिवाइड करके लिख लो, जो भी आ रहा है आंसर, इसे डिवाइड करके लिख लो, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो आपका पूरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मीनिंग समझो कैसे निकालना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 1 मार्क में अक्सर आता है, एमसीक्यूज में आ सकता है ये क्वेश्चन। बेटा उसने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बेटा जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकाला होता है ना वो नीचे आता है,
मीनिंग को समझो, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोलेगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू बोला होगा वो डिनोमिनेटर में निकल के आता है। ठीक है बेटा? देन नहीं बेटा, वो सिंबल में है, ये देखिए, नहीं वो ऐसे, ये देखिए यहां पर आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन जब आप उसे इस फॉर्म के अंदर लिखते हो तब यहां पर ऊपर लिखते हैं। ये देखिए, इस बात को समझो, नोटेशन को समझो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है छवि, अब देख रहे हो आप, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला है, लेकिन जब आप उसे शॉर्टकट मेथड में लिखते हो तो यहां पर एयर को ऊपर लिख रहा हूं, वाटर को नीचे। इसका मीनिंग निकल के आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और उसका मीनिंग यहां पर निकल के आ रहा है, एयर के साथ डिवाइड कर रहा हूं यहां पर मैं। कंफ्यूज मत हो सिंबल के साथ। ठीक है छवि जी, अब ठीक है? चलिए, अच्छा एक नए फॉर्मूले के ऊपर आ रहा हूं, याद रख लो बस ये। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं, याद रखो, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हो तो उसमें अगर बात करूं वाटर टैंक की या स्विमिंग पूल की बात करूं, तो उसका स्विमिंग पूल का सरफेस थोड़ा सा अपवर्ड नजर आता है हमें। ठीक है, तो उसमें ये किसके इक्वल निकल के आता है? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकल के आ गया। मतलब एक्चुअल में डेप्थ वाटर की ज्यादा है, स्विमिंग पूल की डेप्थ ज्यादा है, लेकिन हमें थोड़ी डेप्थ कम दिखाई देती है, तो जो लेवल हमें ऐसा सरफेस बॉटम ऐसा लगता है कि पानी वाला सरफेस जो है अपवर्ड आ गया है, वो जो अपवर्ड लेवल नजर आ रहा है उसे अपेरेंट डेप्थ बोल देते हैं हम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन विद ऐसे केसेस में रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के साथ निकल के आता है। ठीक है, मेरे पास यहीं पे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन के साथ आया हूं, पूरा प्रिपेयर्ड हुआ हूं कि हाँ बच्चे को कैसे क्या बताना है। एन ऑब्जेक्ट एट बॉटम ऑफ ए बिकर, अब बिकर की बात करें तब भी यही चीज निकल के आएगी, फिल्ड विद वाटर। अब बिकर का सरफेस भी ऐसा नजर आएगा आपको जैसे वो अपवर्ड आ गया। ठीक है, फिल्ड विद वाटर, filled with water up to a height of 10 centimeter. If refractive index of liquid with respect to air is 4/3, find apparent depth. Find apparent depth of apparent depth find करनी है बहुत। ठीक है, फाइंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ द वाटर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जितने भी हैं एमसीक्यूज में बड़े पसंद किए जाते हैं ये क्वेश्चंस। गर्मी बड़ी हो गई यार, पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा बताइए, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस फॉर्मूले के अंदर सीधी वैल्यू पुट कर सकता हूं। मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लो आप। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में नहीं मिलते, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, और अगर तब कभी बच्चे ने गलत किया, करवाने के बाद भी अगर गलत किया, तो सीधी सी बात है पानी में डिबोने वाला काम करोगे आप। तो वहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल के देखेंगे। तो यहां पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया
ठीक है जी, ये मेरे को 4/5 दिया, 4/3 दिया हुआ और वो 10 दिया हुआ, ठीक है, 4/3 ये दिया हुआ 10, तो यहां से मैं अपीयरेंट डेप्थ निकालू। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो क्या निकल के आ रहा है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा आंसर है, दिस इज माई आंसर। चेक कर लो एक बार। तो मेरे आज के लिए न्यूमेरिकल्स इतने ही। एक न्यूमेरिकल है क्या, वो अभी डिस्कस कर ही लें। एक न्यूमेरिकल रह गया, उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर बैच ऑफ करेंगे। एक मिनट वेट करिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम। क्या हुआ? नोट कर लो ये पिछला सॉल्यूशन एक बार। मैं नए क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, इसमें सीधी वैल्यूज पुट किए हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ। मैं नए सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। चलिए, तो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, आज के सेशन का। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी निकल के आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का आज का, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के आएगा। वो क्या कह रहा है, मेरे पास 3 मीडियम्स दिए हुए, ये मीडियम है और ये इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ रहा है 1.33, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1.5, मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1.52, मीडियम डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 2.40। ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस निकल के आ रहे हैं इन 3 मीडियम्स के। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है, कहता इफ light travels from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, in which case change in speed will be minimum. Second, maximum. मैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। वो कह रहा है लाइट इनमें से या तो ए मीडियम में से बी मीडियम में जा रही है, या ए मीडियम में से सी मीडियम में जा रही है, या ए मीडियम में से डी मीडियम में जा रही है, या फिर बी से ए में जा रही होगी, या बी से सी में, या सी से डी में, सो एंड सो ऑन, मिक्सिंग निकल के आ रही है। हमें बताना है अगर ए बी सी डी मीडियम्स में से मैं 2 मीडियम्स को उठाता हूं, किसमें लाइट की स्पीड सबसे कम चेंज होगी और किसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, अगर ये लाइट एक दूसरे मीडियम्स के अंदर एंटर कर रही है, ए बी सी डी में एंटर कर रही है, ठीक है, तो किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम चेंज होगी और किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा चेंज होगी, हमें ये बताना। तो क्या निकल के आएगा आंसर, साहिल क्या आंसर निकल के आएगा इसका?
सोच सकते हो? साहिल आपकी आवाज नहीं आ रही। बी और सी में मिनिमम, चलिए ओके। तो मैक्सिमम साहिल किस में होगा? सी और डी में। मिनिमम वाला तो सही है, मैक्सिमम वाला गलत है। बी और डी में, हाँ हाँ, वेरी गुड। ए और डी में मेरा मैक्सिमम निकल के आएगा। समझते हैं इस बात को, याद रखो। चेंज इन स्पीड, ठीक है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होगा। मीडियम्स, ठीक है। अगर मैं चेंज इन स्पीड मिनिमम चाहता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच में भी चेंज मिनिमम निकल के आना चाहिए। वो मिनिमम चेंज कब निकल के आ रहा है? जब लाइट बी या सी में से या सी या बी में से एंटर कर जाए, ठीक है। बी से सी में जाएगी तब भी लाइट की स्पीड चेंज होगी, सी से बी में जाएगी तब भी। लेकिन इस पेयर के अंदर, बी और सी वाले पेयर के अंदर लाइट की स्पीड सबसे मिनिमम निकल के आती है। लाइट की स्पीड सबसे मिनिमम निकल के आएगी। तो यहां पर सॉल्यूशन लिखा, अगले पेज के ऊपर जा रहा हूं। सो पहले पार्ट का आंसर, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम इन मीडियम्स B and C. Therefore, change in speed of light is minimum when light goes from B to C or C to B. सेकेंड पार्ट निकल के आ रहा है, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम इन मीडियम A and D, ठीक है। Therefore, यहीं पर डाल के लिख लो, therefore change in speed of light is maximum when light goes from A to D और D to A। इधर से भी जा सकती है, D से A की तरफ चाहे या A से B की तरफ। सो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए और यहां से मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो कल दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, अगले टॉपिक के साथ शुरू करेंगे चैप्टर के बीच में। आज के लिए इतना काफी है।